कभी सोचा है कि हम रोज जिन रास्तों से गुजरते हैं वहां असल में क्या क्या होता है? क्या हमने कभी रुककर सच में अपने आसपास की दुनिया को देखा है? चलिए, आज हम एक ऐसी ही खोज की यात्रा पर निकलते हैं। अब ये देखिए, ये कोई मामूली सी सैर नहीं है। ये कुछ छात्र हैं जो एक खास मिशन पर निकले हैं, प्रकृति के रहस्यों को समझने के मिशन पर। और हाँ, इस काम में उनकी मदद के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन गाइड्स भी मौजूद हैं। तो कौन हैं ये गाइड्स? एक तरफ है डॉक्टर रघु, जो एक साइंटिस्ट हैं, और दूसरी तरफ है मनीराम चाचा, जो इस इलाके को अपनी हथेली की तरह जानते हैं और पक्षियों की आवाज निकालने में तो उस्ताद हैं। मतलब किताबी ज्ञान और जमीनी अनुभव का क्या गजब का मेल है ना? तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी विशाल प्राकृतिक दुनिया को समझना आखिर शुरू कहाँ से करें? सुनने में तो बहुत बड़ा काम लगता है ना, लेकिन जैसा इन छात्रों ने सीखा, इसकी शुरुआत असल में कुछ बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल स्टेप से होती है। तो पहला सबक क्या मिला? ये कि ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन सिर्फ आंखों का खेल नहीं है। इसमें आपको ध्यान से सुनना भी है, आसपास की गंध पर भी गौर करना है। मतलब अपनी सारी इंद्रियों को काम पर लगाना है, और जो भी देखा सुना महसूस किया उसे एक नोटबुक में लिखना बहुत जरूरी है। यही तो है साइंटिफिक मेथड का बेस। और कमाल की बात यह है कि इसे कोई भी कर सकता है। तो फिर इन आसान से लगने वाले स्टेप्स को फॉलो करके मिला क्या? भाई, नतीजा तो कमाल का था। इन छात्रों ने पाया कि उनके चारों ओर तो जीवन का एक पूरा का पूरा संसार बसा हुआ है। और ये देखिए, उन्होंने क्या क्या देखा। घास, झाड़ियां, बड़े बड़े पेड़, फूलों पर मंडराती तितलियां और डालियों पर कूदते बंदर। मनीराम चाचा ने तो पक्षियों की अलग अलग चहचहाहट भी पहचानवाई। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक जीते जागते, सांस लेते इकोसिस्टम की एक झलक है। घास से लेकर बंदर तक हर कोई उस जगह की कहानी का एक हिस्सा था। और विविधता का पैमाना देखें, कितना दिलचस्प है। एक तरफ है घास का एक मामूली सा तिनका, जिस पर शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता, और दूसरी तरफ है ये गुड़हल का खूबसूरत फूल, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। पर सच तो ये है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद जरूरी हैं। दोनों ही प्रकृति की इस विशाल विविधता का हिस्सा है। अब ये टेबल देखिए, कमाल की चीज है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को डेटा में बदला जाता है। यहां सिर्फ ये नहीं लिखा कि पौधे अलग अलग हैं, बल्कि ये भी लिखा है कि वो कैसे अलग हैं। जैसे घास का तना नरम है तो तुलसी का कठोर, पत्तियों के उगने का तरीका भी अलग है। यही छोटी छोटी डिटेल्स, यही तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की चाबी हैं। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी, इतना सारा डेटा इकट्ठा हो गया। अब इसका क्या करें? अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? जाहिर है, इसे समझना। और किसी भी चीज को समझने के लिए उसे ऑर्गेनाइज करना यानी व्यवस्थित करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम अपना स्कूल बैग ठीक करते हैं। सोचिए, अगर सारी किताबें कॉपियां बस ऐसे ही बैग में ठूंस दी जाएं, तो जरूरत के वक्त कुछ मिलेगा नहीं ना? बस प्रकृति के साथ भी यही है। उसे समझने के लिए साइंटिस्ट्स को भी सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना पड़ता है। और ये देखिए क्लासिफिकेशन काम कैसे करता है। पौधों को उनकी खास बातों, जैसे उनकी हाइट और उनके तने के टाइप के आधार पर 3 बेसिक ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है हर्ब्स यानी शाक, जैसे टमाटर, जिनके तने हरे और मुलायम होते हैं। फिर हैं श्रब्स यानी झाड़ियां, जैसे गुलाब, जो मीडियम साइज के होते हैं और जिनके तने जमीन के पास से ही सख्त होने लगते हैं। और आखिर में आते हैं पेड़, जैसे आम का पेड़, जो बहुत ऊंचे होते हैं और जिनका तना मोटा और मजबूत होता है। ये एक तरह से प्रकृति की बहुत बड़ी लाइब्रेरी की आसान सी इंडेक्सिंग है। अब तुलसी के पौधे को ही ले लीजिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसका तना घास की तरह एकदम नरम भी नहीं है और ना ही पेड़ की तरह मोटा और लकड़ी वाला है। ये पतला है पर सख्त है, और यही खासियत इसे श्रब यानी झाड़ी वाली कैटेगरी में रखती है। देखा कैसी ये छोटी छोटी बातें क्लासिफिकेशन को एकदम सटीक बना देती हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया, फिर उसे ग्रुप्स में बांटा। लेकिन इसके बाद क्या? अब हम इन सब छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे, एक बहुत जरूरी आइडिया की तरफ बढ़ेंगे। ये तस्वीर मेरे ख्याल से सब कुछ बयां कर रही है। जो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस थे वो अब ब्लैकबोर्ड पर एक साथ आ रहे हैं। अब छात्र सिर्फ अलग अलग पेड़ पौधों या जानवरों को नहीं देख रहे, बल्कि वो ये समझने लगे हैं कि ये सब मिलकर एक बड़ी पिक्चर, एक बड़ा पैटर्न कैसे बनाते हैं। और इसी बड़ी पिक्चर का नाम है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। ये सिर्फ एक भारी भरकम साइंटिफिक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है।
उस नेचर वॉक में जो कुछ भी देखा गया था ना, घास का वो तिनका, पक्षियों का वो गाना, वो कूदते हुए बंदर, सब कुछ इसी बायोडायवर्सिटी का हिस्सा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बायोडायवर्सिटी का मतलब सिर्फ एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना देना नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये जितने भी जीव हैं, ये सब अलग थलग नहीं हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल की तरह। इसको ऐसे समझते हैं, पेड़ जो हैं वो जानवरों को रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन देते हैं, है ना? वहीं दूसरी तरफ जानवर जैसे बंदर फल खाकर उनके बीज इधर उधर फैला देते हैं। इससे नए पेड़ उगते हैं। तो ये एक तरह का लेन देन है, एक आपसी रिश्ता है जहां हर कोई अपना अपना रोल निभा रहा है और एक दूसरे की मदद कर रहा है। तो ये सब जानना समझना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कनेक्शन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इंसान भी इसी जीवन के जाल का एक हिस्सा हैं। और आखिर में ये एक खूबसूरत संस्कृत सुभाषित, पेड़ धूप में खड़े रहकर दूसरों को छाया देते हैं, उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में, खासकर पेड़ों में, बिना किसी स्वार्थ के देने का एक कितना गहरा सबक छिपा है। ये साइंटिफिक समझ को एक फिलॉसफिकल सोच से जोड़ता है कि शायद अगर हम प्रकृति के इस संतुलन और उसकी उदारता को समझ पाएं, तो इस दुनिया में हम अपनी भूमिका को भी और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।